ग्रीटिंग्स एवरीवन, अंकित दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज की डेट में आप किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे वो शेयर्स में हो, चाहे आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ या बैंक अकाउंट, चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो या पीएफ में इन्वेस्ट करो या ईपीएफ का अकाउंट खुलवाओ, चाहे आप मकान या दुकान ही क्यों न लो, हर जगह आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी कौन होगा। आप किसी अपने प्रियजन को नॉमिनी अपॉइंट कर देते हो कि ये सोचकर कि अगर मुझे कुछ होता है तो सारा का सारा पैसा इसे मिल जाएगा ना। यही असली प्रश्न है। नॉमिनी इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों की ज़िंदगी का, उसके बावजूद भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेके, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। क्या नॉमिनी उत्तराधिकारी है या अभिरक्षक? इज नॉमिनी द राइटफुल ओनर और जस्ट अ कस्टोडियन? अगर उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी कोई और है, तो पैसा किससे मिलेगा, किसको मिलेगा और कितना मिलेगा? हमारे कानूनों में किस तरह का प्रावधान है इसको लेके? हमारे कौन से इनहेरिटेंस लॉ, कौन से सक्सेशन लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे? न्यायालय की क्या क्या टिप्पणियां हैं इस चीज़ को लेके? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के नॉमिनी होंगे या फिर आपने किसी को अपना नॉमिनी बना रखा होगा। तो आज आप अपने कर्तव्यों को एवं अपने अधिकारों को जान लें। नॉमिनी नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में एक बैंक फॉर्म की छवि आ जाती है, जहाँ पे एक सेक्शन होता है कि यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम देना है, जिसके पास आपके मरने के बाद सारी की सारी संपत्ति, सारा का सारा पैसा जाएगा। आप किसी अपने प्रियजन को नॉमिनी अपॉइंट कर देते हो ये सोचकर कि मेरे ना रहने के बाद सारी की सारी संपत्ति इसको मिल जाए, सारा सारा पैसा इसको मिल जाए और इसको किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसे कहीं भी चक्कर काटने की ज़रूरत ना पड़े और मेरे ना रहने के बावजूद भी ये अपना जीवन यापन आराम से कर सके। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जिस व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो उसको ये पैसा कभी मिलेगा ही नहीं, तब आपको कैसा लगेगा? बात कान खड़े करने वाली है, लेकिन बात सच है। भारत में लोगों को ये पता ही नहीं है कि नॉमिनी कभी भी उत्तराधिकारी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक अभिरक्षक है। नॉमिनी इज नॉट द राइटफुल ओनर और द बेनिफिशियरी, इज जस्ट अ कस्टोडियन। नॉमिनी का काम बस इतना सा है कि मरने के बाद जब व्यक्ति की संपत्ति और उसका पैसा उसको सौंपा जाए तो उस पैसे को, संपत्ति को ध्यान से रखना। नॉमिनी को यह अधिकार नहीं है कि वो उस संपत्ति का भोग कर सके या फिर उस पैसे को अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल कर सके। नॉमिनी ने अगर ऐसा किया तो उसको वो सारा का सारा पैसा, सारी संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि नॉमिनी और उत्तराधिकारी ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि अगर नॉमिनी उत्तराधिकारी नहीं है तो उत्तराधिकारी है कौन? उत्तराधिकारी का चयन कैसे होता है? तो उत्तराधिकारी के चयन के लिए उत्तराधिकारी अधिनियम का पालन करना होता है, जो कि मरने वाले व्यक्ति के धर्म के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे कि कोई हिंदू है, सिख है, जैन है या बुद्धिस्ट है तो उसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। अगर कोई क्रिश्चियन है, पारसी है या किसी की दूसरे धर्म में शादी यानी स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर शादी हुई है तो उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। अब आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हिंदू हूँ और मेरे ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। इस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत जब भी किसी हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट पुरुष का देहांत होता है तो उसकी संपत्ति के विभाजन में, उसकी संपत्ति के बंटवारे के अंदर जो प्राथमिकता दी जाती है वो उसके क्लास 1 एयर्स को दी जाती है। क्लास 1 एयर्स कौन कौन है? यानी उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है और इन तीनों के अंदर प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी अगर मेरे पास 3 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स हैं तो ये 3 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि मेरे को सारी की सारी संपत्ति इस व्यक्ति की सौंप दी जाए। अगर मैंने अपनी वाइफ को भी नॉमिनेट कर दिया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उसके बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को, उस म्यूचुअल फंड्स को, उसको मेरी माँ और मेरे बच्चों के साथ उसको बांटना ही पड़ेगा। यही चीज़ हमने देखी श्रीमती शर्बती देवी वर्सेस उषा देवी केस के अंदर। लेकिन अगर किसी हिंदू महिला की मृत्यु हो जाए तो उसके स्त्री धन का क्या होगा? उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 और सेक्शन 16 में दिए गए नियमों के अनुसार उसकी संपत्ति का विभाजन होगा। यहाँ पे ये देखा जाता है कि उस महिला की खुद की संतान है या नहीं, और दूसरा वो संपत्ति उसने खुद से अर्जित की है
उसको अपने माता पिता से मिली है या फिर उसको अपने पति या ससुर से मिली है। ये केसेस थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड रिक्वायर्स लीगल एक्सपर्टीज। अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संपत्ति और पैसा नॉमिनी को नहीं बल्कि मरने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारी, उसके वारिस, उसके लीगल एयर को मिलता है। नॉमिनी का काम जस्ट एज अ कस्टोडियन ही रहता है कि उस पैसे की देखभाल करे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अब अगला प्रश्न ये उठता है कि हम संपत्ति पे दावा कैसे करें, हम अपना हक कैसे लें। तो यहाँ एंट्री होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट की, यानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। जब भी कोर्ट मरने के बाद किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी को डिक्लेयर करता है तो उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट द्वारा किया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के द्वारा आप मरने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मूवेबल प्रॉपर्टीज जो भी है उनके ऊपर आप दावा कर सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 372 में प्रोसीजर दिया हुआ है, जहां पे एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में पिटीशन फाइल करके की जाती है और साथ ही फाइल करने वाले का सिग्नेचर और उसकी वेरिफिकेशन होती है। इसके बाद आपको मरने वाले व्यक्ति की डिटेल्स देनी होती है कि डेथ कब हुई, वो कहाँ रहता था, उसकी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसके कौन कौन से परिजन हैं, चाहे वो क्लास 1 एयर्स हो, क्लास 2 एयर्स हो, इन सभी की जानकारी देनी होती है। फिर जो व्यक्ति सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में सबमिट करने होते हैं अपने दावे को साबित करने के लिए। इन सभी डिटेल्स के बाद आपको मरने वाले व्यक्ति की सारी इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, उन सब का ब्यौरा देना होता है, जिसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इन सभी डिटेल्स को देख के डिस्ट्रिक्ट जज सभी पार्टीज को नोटिस इशू करता है और अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करके अपने दावे को साबित कर सकता है। इसके बाद जज दोनों पार्टीज की सुनकर अपना फैसला देता है और सक्सेशन सर्टिफिकेट को इशू करने का ऑर्डर दे देते हैं। इस सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट आपसे फीस भी चार्ज करती है, जो कि टोटल सिक्योरिटीज की वैल्यू का 3% होता है। अब दो ऐसी जगहें हैं जहां पे ये लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। पहला है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत सेक्शन 39 सब क्लॉज 7 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप किसी लीगल एयर को अपना नॉमिनी बनाते हो तो आपकी मृत्यु के बाद उसी को अल्टीमेट बेनिफिशियरी माना जाएगा और उसी को सारा का सारा पैसा और ओनरशिप उस पैसे की ट्रांसफर कर दी जाएगी। कोई और उससे क्लेम नहीं ले सकता। इसके अलावा सारी पॉलिसीज, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो, चाहे पीएफ अकाउंट्स हो, ईपीएफ अकाउंट्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, सारी जगह नॉमिनी एज अ कस्टोडियन ही रहता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नॉमिनी को ही अल्टीमेट बेनिफिशियरी माना गया है। दूसरा एक्सेप्शन है जब आपने विल कर रखी हो। जब आपने विल कर रखी होती है तो कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, उस विल के अकॉर्डिंग ही संपत्ति का विभाजन, उस संपत्ति का बंटवारा होता है। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर म्यूचुअल फंड के ओनर की डेथ हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे 3 सिचुएशन अराइज होती है। पहला कि जॉइंट होल्डिंग के अंदर था, अगर फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरे होल्डर को सारे की सारी यूनिट्स और उन यूनिट्स का जो ओनरशिप है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी उस सेकंड होल्डर को। यहाँ पे नॉमिनी कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा, इंडिविजुअल था, साथ में नॉमिनी रजिस्टर्ड था। इस कंडीशन में नॉमिनी यूनिट्स को क्लेम कर सकता है, लेकिन एज पर सक्सेशन लॉज उसको उसके असली उत्तराधिकारी को ये सारे के सारे यूनिट्स सौंपने पड़ेंगे। तीसरा है कि नॉमिनी रजिस्टर्ड ही नहीं था, उस कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट। साथ में आपको इंडेमनिटी बॉन्ड्स, एफिडेविट्स, बैंक अटेस्टेड सिग्नेचर्स ये भी आपको देने पड़ेंगे। साथ में आपको T3 फॉर्म इन तीनों सिचुएशंस के अंदर फिल करके देना पड़ेगा। T3 फॉर्म आपको मिल जाएगा AMC की वेबसाइट से, साथ ही साथ एमफी की वेबसाइट के ऊपर भी ये T3 फॉर्म आपको अवेलेबल होगा। इस T3 फॉर्म और इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बेसिक जानकारी है, यानी आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा, पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी, आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए जिसके ऊपर नॉमिनी का पूरा नाम हो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपकी जो क्लेम अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी है, यानी 10 लाख रुपए से ऊपर की है, उस कंडीशन के अंदर आप 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। या तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आइए, या फिर आप विल लेकर आ जाइए, या फिर कोर्ट की डिक्री लेकर आ जाइए। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए और अपना क्लेम ले जाइए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ईच एंड एवरी केस इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। तो हर किसी के लिए आपको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। इसके लिए आई विल सजेस्ट यू टू टॉक टू अ लीगल एक्सपर्ट और योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कशन की है उससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम किया जाता है आफ्टर समवन्स डेथ।
और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि यार इतना तामझाम से कोई बचने का कोई तरीका भी है। तो हाँ, अगर आप विल रजिस्टर करते हैं तो आप पे इनमें से कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जो विल के अंदर लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। तो अगर इन तामझाम से, इतने लंबे चौड़े जो है ना झंझटों से आपको बचना है, तो वही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है कि आप एक विल रजिस्टर कर दीजिए। जल्द ही मैं LIC के डेथ क्लेम के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कैसे जो है आपको उस डेथ क्लेम को प्रोसेस करना है, उसमें कितना टाइम लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, इन सभी की जानकारी दूंगा मैं उस वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको मेरी कोई भी सेवाओं की आवश्यकता हो म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग या फिर इंश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के उसमें, तो डेफिनेटली आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए इट्स अ रैप। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय।